So guys, today we are going to discuss the next topic of 9th class chemistry, atoms and molecules. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन यहाँ आज डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल को डिस्कस करने से पहले अपन को थोड़ा एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जिसको अपन बोलते हैं मैटर। मैटर क्या होता है पहले तो ये अपन जानेंगे। ये छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा 7th 8th में मैटर कोई भी चीज, कोई भी थिंग जो जगह घेरती हो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर। तो यहां लिख सकता हूं मैं एनीथिंग विच occupies space called मैटर। कोई भी चीज जो जगह घेरती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मैटर बोलता हूँ। मैटर पे डिटेल अपन दूसरे जो चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन अपन को अभी इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आप अपने सराउंडिंग में देखिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो, कोई भी चीज़ आपके सराउंडिंग में है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ऑयल है, चाहे बुक्स हैं, चाहे क्लोथ्स हैं, कहीं ना कहीं वो जगह घेरते हैं। और जो चीज़ें जगह घेरती हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, मैटर बोलता हूँ। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जगह नहीं घेरती है, मीन्स जिसको अपन कभी भी मैटर में कंसीडर नहीं करते हैं। तो लगाइए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसको अपन मैटर को मैं कंसीडर कभी नहीं करेंगे। है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब ऐसी कौन सी चीज़ है, आप सोच रहे होगे शायद हवा हो, तो हवा भी जो है कहीं ना कहीं जगह तो घेरती है, लेकिन हवा भी क्या है, मैटर है, क्योंकि मिक्सचर है किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड वेरियस क्वांटिटी ऑफ गैसेस जो लिटिल बिट अमाउंट में क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो मैटर में कंसीडर नहीं होगी। तो बच्चों ऐसी चीज़ हमेशा, इसको अपन बोलते हैं फीलिंग्स। फीलिंग्स जो हैं ये कभी भी जगह नहीं घेरती हैं। सारी चीज़ें, चाहे कपड़ा है उसको अपन मीटर में नाप सकते हैं, पानी को किलो में, लीटर में, दूध को लीटर में, ऑयल को लीटर में, हर चीज़ को अपन कोई ना कोई क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स को मेज़र नहीं कर सकते। कैसे करेंगे मेज़र? कोई आपसे ये कहता है क्या घर में आके कि मैं तेरे को 1 किलो प्यार करता हूँ? कोई नहीं कहता ना। कोई ऐसे भी कहता है कि मैं 1 किलो गुस्सा करता हूँ? नहीं कहता। तो फीलिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिनको अपन मैटर में कंसीडर कभी नहीं करेंगे। तो मैटर आपको पता चल गया होगा बच्चों, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर एंड फीलिंग इज नॉट कंसीडर्ड एज मैटर। फीलिंग्स को कभी भी मैटर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब बात आती है बच्चों, सारी चीजें जो अपने सराउंडिंग में आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी सराउंडिंग में आपको चीज दिख रही है वो कहीं ना कहीं क्या है, जगह घेर रही है। और इन चीजों को, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करें अपन, ब्रीफ हिस्ट्री की जैसे मैं बात करूं तो क्या होता है ब्रीफ हिस्ट्री, इसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री में पहले नंबर पे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि इन्होंने कोई भी जो चीज जगह घेरती है उसको क्या बोला था, पदार्थ बोला था। और जब पदार्थ को ब्रेक किया जाएगा, ये इतना लिया, इसको फर्दर ब्रेक किया और ब्रेक किया और ब्रेक किया और ब्रेक करने पर अल्टीमेटली इट विल फॉर्म्ड अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। जब पदार्थ को ब्रेक करेंगे अपन छोटे छोटे, when पदार्थ will be broken then it will breaks in a small particles
and ultimately we will get a small particle which cannot be further divide. तो जो स्मॉल पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर डिवाइड विल नॉट, स्मॉल पार्टिकल विल नॉट फर्दर डिवाइड, इसको इन्होंने क्या बोला? परमाणु बोला भैया। किसने बोला? महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने मैटर को बोला था पदार्थ, और उन्होंने ये कहा था कि पदार्थ को जब अपन ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होकर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता जाएगा और अल्टीमेटली हमें ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा उसको क्या बोल दिया इन्होंने? परमाणु। इस परमाणु को ही जो डाल्टन था उसने क्या बोला था? एटम बोला था। ठीक है भैया, ये एटम किसने बोला था? डाल्टन। तो हालांकि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत डाल्टन से पहले ही परमाणु के बारे में बता दिया था, लेकिन ये हमारे क्या कहते हैं दुर्भाग्य है कि इस देश पर 300 सालों से ज़्यादा विदेशी आक्रांताओं का शासन रहा। उसकी वजह से इन्होंने हमारी जितनी भी डिस्कवरी थी इनको क्या किया? कॉपी और पेस्ट करके सारा अपने नाम ले लिया। महर्षि कणाद ने डाल्टन से बहुत समय पहले बता दिया था कि पदार्थ को जब अपन ब्रेक करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल में ये क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है और अल्टीमेटली हमें ऐसा टुकड़ा मिलेगा पदार्थ का जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। उसको इन्होंने क्या बोला था? परमाणु बोला था। और परमाणु, डाल्टन ने परमाणु को क्या बोल दिया? एटम बोल दिया। ये तो महर्षि कणाद थे जिन्होंने पदार्थ के बारे में कहा कि पदार्थ जब ब्रेक होगा तो छोटे छोटे पदार्थ टुकड़ों में क्या होगा? ब्रेक होगा और फाइनली हमें ऐसा टुकड़ा मिलेगा जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है, जिसको इन्होंने क्या बोला? परमाणु बोला। और परमाणु को ही डाल्टन ने क्या बोल दिया? एटम बोल दिया। इसके बाद दूसरे जो एक ऋषि आए उन्होंने क्या बोला? जिनका नाम था जिसका नाम था, देखो, पक्काडू कटियम्मा। ये पक्काडू कटियम्मा ने क्या कहा कि मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंबाइंड होकर, इसने क्या कहा कि जो मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल जिनको परमाणु हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कंबाइंड होकर ये जो परमाणु है या एटम है आपस में कंबाइंड होकर, तो इन्होंने यहाँ लिखूंगा मैं, पार्टिकल्स ऑफ matter exist in combined form and by the combination of these परमाणु the molecules are formed। इन्होंने क्या कहा? किसने? पक्काडू कटियम्मा ने। इन्होंने कहा कि पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से हमेशा मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये अपनी एक ब्रीफ हिस्ट्री है जिसको क्या कहते हैं लोगों ने डाल्टन से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। और इन्होंने ये भी कहा कि जो मैटर है वो हमेशा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको अपन एटम्स बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ब्रीफ हिस्ट्री के बाद एटम के बारे में अपन को जानना है कि डाल्टन ने
तो आपको पता चल गया होगा कि कणाद ने पहले महर्षि कणाद ने क्या कहा। महर्षि कणाद ने ये कहा कि पदार्थ को जब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली हमें ऐसा क्या कहते हैं पार्ट मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया, परमाणु बोल दिया। उसके बाद पक्काडू कटियम्मा इन्होंने क्या कहा, मैटर के जो पार्टिकल हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और इनके कम्बिनेशन से हमेशा, परमाणुओं के कम्बिनेशन से हमेशा क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब बात आती है अपन एटम के बारे में बात करेंगे। देखो एटम, ये एटम एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्या कहते हैं टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में जान चुके हैं। अब एटम के जैसे बारे में बात करें, एटम देखो, एटम, ये जो वर्ड एटम है ये आया किस कहां से है, एटोमियो से। कणाद ने इसको क्या बोला था, परमाणु बोला था। ठीक है, एटम किसने बोला इसको, डाल्टन ने। ठीक है, एटोमियो, एटोमियो का मीनिंग होता है अनडिवाइजेबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहां इसको डिफाइन कर सकते हैं एटम को, द पार्टिकल ऑफ मैटर which cannot be further divided। मैटर का वो पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ये एटम की डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अपन लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्टेट जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल, उनके बारे में अपन को क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में थोड़ा इसको सही तरह से साफ कर लें, उसके बाद अपन लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आपके 9th क्लास में सिर्फ 2 ही हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये 2 लॉ हैं जो अपन को केमिकल कम्बिनेशन में पढ़ने हैं। पहला लॉ आज अपन डिस्क्राइब करेंगे, सेकंड लॉ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ अपन एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, किसने दिया था ये, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1774 एक साइंटिस्ट था जिसको लेवोजियर या लेवासिए, हिंदी में लेवासिए भी बोला गया है कई किताबों में, लेकिन लेवोजियर, ये लेवोजियर जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसको मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है, फादर है ये मॉडर्न केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसने क्या कहा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ लिखेंगे अपन, किसने प्रपोज किया था,
लेवोजियर ने किया था। कब किया था? 1774 में। लेवोजियर को क्या बोलते हैं अपन? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। स्टेटमेंट के फॉर्म में अपन लिखें तो क्या लिखेंगे इसको? देखो बच्चा, इन केमिकल reaction the mass neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? इन केमिकल रिएक्शन द मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है भैया, न तो मास को खत्म कर सकते हैं न बना सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये किसने कहा था? लेवोजियर ने कहा था। कब कहा था? 1774 में। अब इसको अपन किसी भी एक रिएक्शन पर अप्लाई करके देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं अपन। ले लिया? आप देखो अपन आगे बात करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अपन को देखना हो। ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको गर्म करूं मैं तो मेरे पास बनता है CaO प्लस CO2। अब यहाँ देखना, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है उसको बोलता हूँ मैं रिएक्टेंट। ये आप हमेशा ध्यान रखना, 10th में भी आपके काम आएगा। और इधर जो राइट हैंड साइड है इसको मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट। अब आपको ये पता है कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है इंटू 3, टोटल ये कितना आएगा? 100 ग्राम। 14 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 16 3 जा 48, टोटल सम इज 100 ग्राम। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड ये होगा आपका 56 ग्राम और ये कितना होगा आपके 44 ग्राम। टोटल सम कितना है आपके? 100 ग्राम। अब आप देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना लिया था? इनिशियली 100 ग्राम ही लिया था। क्यों लिया था? देखो आप यहाँ से निकालो। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के एक का 16 होता है, 3 है, 3 का कितना हो जाएगा? 48, टोटल सम 100 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड 40 प्लस 16 56, कार्बन डाइऑक्साइड 44, टोटल सम कितना आया? 100 ग्राम। मीन्स 100 इधर लिया था और 100 ही मेरा इधर आया। मीन्स तो ये देख लो आप, जितना मास लिया गया था उतना ही बन रहा है। तो क्या कह सकते हैं अपन? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अपन एक एक्टिविटी करते हैं जिससे और ज़्यादा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, पहले तो इसको आप लिखिए। अब देखो वेरीफाई करें अपन एक एक्टिविटी। एक्टिविटी वेरीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेता हूं मैं। ये कॉनिकल फ्लास्क लिया मैंने। इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने सोडियम सल्फेट Na2SO4 का सॉल्यूशन लिया है और एक छोटी सी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, जिसको इग्निशन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इग्निशन ट्यूब ली है। इस इग्निशन ट्यूब, दिस इग्निशन ट्यूब इज सस्पेंडेड बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड
और इसको मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ कॉर्क से, ताकि आउटर सराउंडिंग से इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो। ठीक है भैया। फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड इग्निशन ट्यूब विच कंटेन द सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। इस इग्निशन ट्यूब में छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें अपन किसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड का, एंड दिस इग्निशन ट्यूब इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में ये ली। सपोज करो ये मेरी कितनी है, 8 ग्राम है, इसका वेट मेरा कर लिया मैंने 8 ग्राम, और ये मेरा कितना आया 50 ग्राम। टोटल वेट मेरा कितना आ गया इसका 58 ग्राम आया। ठीक है बच्चों, वे कर लिया मैंने दोनों चीजों को, सोडियम सल्फेट को वे किया, उसको कितना 50 ग्राम था, और इस बेरियम क्लोराइड को वे किया तो कितना आया 8 ग्राम। टोटल कितना आ गया 58 ग्राम। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड कंडीशन में इस कॉनिकल फ्लास्क में जो ट्यूब है इसको मैं इस धागे को थोड़ा क्या कर देता हूँ, लूज कर देता हूँ। लूज करने से ये जो इग्निशन ट्यूब है ये किस में मिक्स हो जाएगी, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने पर मैं क्या देखता हूं कि नीचे वाइट पीपीटी बन चुका है और ऊपर जो है सॉल्यूशन बना है। अब वाइट पीपीटी बनने के बाद इसको वापस में वे कर रहा हूं। अगर वे करने पर 58 ग्राम आए तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, वेरीफाई करता है। अगर इससे कम आता है या कम ज़्यादा आता है तो समझ लेना आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई नहीं हो रहा है। दोबारा समझ लें इस एक्टिविटी में, पहले अपन क्या ले रहे हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उस कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और वो कितना है 50 ग्राम। उसके बाद अपन ने एक इग्निशन ट्यूब लिए, छोटी सी ट्यूब होती है, उसमें बेरियम क्लोराइड डाला, उसको भी अपन ने क्या है वे किया था, तो उसका वेट कितना आया था 8 ग्राम। ठीक है, टोटल वेट कितना आया 58 ग्राम। अब और ये इग्निशन ट्यूब सस्पेंडेड किससे थी, एक धागे से, और इसको कॉर्क की उसके अपन ने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ताकि आउटर सराउंडिंग का इसके ऊपर कोई इफेक्ट न हो। अब धीरे से धागे को अपन ने ढीला किया, तो ढीला करने पर ये बेरियम क्लोराइड किसके साथ मिक्स हुआ, सोडियम सल्फेट के साथ। तो मिक्स होने के बाद इसकी जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके नीचे जो है वाइट पीपीटी, दही जैसा पीपीटी बन जाता है जो अलग दिखाई देता है, और ऊपर जो है क्या कहते हैं एकदम पानी जैसा ऊपर आ जाएगा, वो क्या होगा सोडियम क्लोराइड। अब इसको फिर वे करें, अगर वे करने पर ये 58 ग्राम आता है तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई है, अदरवाइज ये क्या कहते हैं वेरीफाई नहीं है। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, Na2SO4 प्लस BaCl2 2NaCl प्लस BaSO4 सेटल डाउन होता है वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ये एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी से अपन ये क्या कहते हैं बता सकते हैं कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अपन इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वैल्यू अप एंड डाउन रहती है तो वेरीफाई नहीं होगा। अब बात आती है बच्चों आपके दिमाग में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कौन करेगा। तो इस धरती पर मिलने वाली जितनी भी रिएक्शंस है, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर all reactions should follow the law of conservation of mass except nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती हैं, बाकी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी इस लॉ को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसको आप देख लो, बना लो जो है। उसके बाद यहाँ लिखूँ मैं ऑल reaction follow law of
कंजर्वेशन ऑफ मास, सारी रिएक्शंस जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगी एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जितनी जो रिएक्शंस हो रही हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक खास बात होती है कि इनका एक पार्टिकुलर हाफ लाइफ पीरियड होता है। हाफ लाइफ पीरियड को जैसे अपन समझें कि जैसे मैंने कोई 1 किलो यूरेनियम लिया और उसके 1-2 साल बाद वो कितना ऑटोमेटिकली कितना रह जाएगा? आधा किलो रह जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड होने की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शंस पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में सिर्फ अपन ने एक रूल फॉलो किया है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड जो लेक्चर आएगा उसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में अपन बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।